जागृति की यह सीमा निर्भ्रांत अवस्था है। चैतन्य इकाई में ज्ञान पारदर्शी होना मतलब ज्ञान में अनुभव होना, है ना। ज्ञान में अनुभव होना जिससे अज्ञान का अभाव होता है, जिससे यथार्थ दर्शन होता है। मतलब इसकी ज्ञान की रोशनी में फिर यथार्थता के साथ दर्शन होता है और सर्वत्र ज्ञान प्रतिष्ठित परिलक्षित होता है कि सभी जो है वो व्यापक सत्ता में डूबे भीगे घिरे हैं। तो ये पता लगता है कि ज्ञान की प्रतिष्ठा जो है वो सर्वत्र है और इसी स्थिति को अपन निर्भ्रांत अवस्था कह रहे हैं। भैया तो आगे चलते हैं अपन। भैया मेरा भी एक प्रश्न उठ रहा था। हाँ बताइए। भैया जो अज्ञानी है और जो अनपढ़ है उनमें क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल से एक जैसा सा ही है मामला। अज्ञानी मतलब जो कॉन्सेप्ट जिनके कुछ बने नहीं है ना, जो अपना उनका कोई निश्चित विचारधारा नहीं है, खाने पीने रहने के तक ही सीमित है, इनोसेंट लोग हैं, है ना। जैसे पढ़ाई से एक प्रकार से हमारी विचारधारा को हमें कुछ विचार डाला जा रहा है ना, हमारे मानसिकता को एक दिशा दी जा रही। अज्ञानी के पास में कोई निश्चित विचारधारा नहीं है, जो चल रहा है उसके पीछे चल रहा है, वो वैसे है। भैया मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था अपनी दादी का, वो तो बिल्कुल अनपढ़ थी। हाँ। तो अनपढ़ होने के बावजूद उनकी विचारधारा अच्छी थी, जो अपने बच्चों को उन्होंने उनके बारे में ऐसे सोचा। आप उस तरह से कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो अपन ये तो भेद किए ही कि समझदार होना और अनपढ़ होना, ये मतलब कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत समझदार हो सकता है ना। अनपढ़ व्यक्ति में भी विचार जो है व्यवस्थित हो सकता है ना। बाबा जी स्वयं उस बात के एग्जाम्पल हैं। वो मतलब स्कूली पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने ज्ञानी। हाँ, है ना। तो समझ एक अलग ही डायमेंशन है, ये समझ में आता है ना। तो तर्क हमारा विकसित हो जाता है, हम एक तरीके से बातचीत कर लेते हैं, ना होटल में फूड ऑर्डर कर लेते हैं, है ना, स्विगी जोमेटो यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन चला लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमको बहुत कुछ आता है ना। जबकि समझदारी उस सीमा में नहीं है ना। तो कई चीज़ों में हमको ऐसा लगता ही है और इस बात का एहसास होता है कि ये एक अलग डायमेंशन है ना। यानी कि हम इसको ऐसे भी कहेंगे, मतलब विचारधारा से समझ के साथ आप जो भी आगे करते हैं वो भी ज्ञान ही है एक तरह से, सही का समझ होना। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि हमको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो कि हमको लगता है उनमें वो सारे श्रेष्ठता के गुण हैं, जबकि उनके पास में कोई दर्शन नहीं है, कोई एक प्रकार की पढ़ाई नहीं है। तो बाबा जी का ये कहना है कि वो उनकी जो स्वीकृतियाँ या अच्छापन है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई होने के लिए आपको विचारधारा चाहिए, भाषा चाहिए, समझाने का तरीका चाहिए, तर्क चाहिए, है ना। तो वो व्यक्ति को मल्टीप्लाई होने के लिए उसको अपने समझ का भाषाकरण करना भी आना चाहिए, दायरे में रह जाता है। हाँ, तो केवल एक व्यक्ति समझ के रह गया तो वो केवल उस शरीर यात्रा तक वो चीज़ सीमित रह गई, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है जैसे बाबा जी रहे, वो अपनी समझ को वो शिक्षा के स्वरूप में ले आए
कि अब उसको जो है उनके जाने के बाद भी समझा जा सकता है ना। तो ये एक डिफरेंस बिल्कुल लगता है ना। हाँ, अब देखें तो तीनों ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी जो हैं है ना, तो भ्रमित मानव की श्रेणी में ही है। पर अगर हम भास के स्तर पे पहचानने की कोशिश करें किस चीज को, किसको अज्ञानी कह रहे हैं, किसको विज्ञानी कह रहे हैं, किसको ज्ञानी, तो ज्ञानी वो है जो कि है ना किसी पुस्तकों आदि को, धार्मिक पुस्तकों आदि को मानता है, पूजा पाठ करता है ना। विज्ञानी वो है जो कि इनको नहीं मानता है और तर्क को प्राथमिकता देता है ना, प्रयोग को प्राथमिकता देता है, सेंसरी इनपुट को जो दिखाई देता है वही सच है, फिजिकल चीज को सच मानता है। अज्ञानी का अभी ऐसा मान सकते हैं कि उसका कोई विचार विकसित नहीं हुआ है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि पढ़ाई लिखाई से ही मतलब इनकम होती है या कुछ चलता है, ऐसा मेरे को नहीं लगता है कभी। तो ठीक बात है। बहुत सारे लोग हैं जो इनफैक्ट इंक्रीजिंगली ये दिखाई दे रहा है, जो लोग अच्छे स्किल्स वगैरह जिन लोगों ने हासिल कर लिए हैं है ना, भले ही पढ़े लिखे नहीं हो पर वो लोग ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, जबकि जो कि स्कूली कॉलेज और इनकी पढ़ाई है वो एक्चुअली उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, है ना। एजुकेशन स्किल नहीं दे पा रहा है। हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं दे पा रहा है ना। एजुकेशन स्किल भी नहीं दे पा रहा है, श्रम की मानसिकता भी नहीं डेवलप कर पा रहा है, समझदारी भी नहीं दे पा रहा है, केवल कुछ तर्क दे रहा है, अहंकार दे रहा है, गणित दे रहा है ना, कंपटीशन दे रहा है। फिर भी भैया मेहनत तो नहीं कर रहे सब लोग। ऐसा ही है, अपने बच्चों को देख रहे हैं हम लोग। एक्चुअली भेड़ चाल तो है। एक्चुअली बड़ी अफसोस की चीज है वैसे देखा जाए तो। हाँ, थोड़ा सा मतलब पीछे हटके देखें तो लगता है अपन 25-25 साल लगा दे रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको। बच्चे निकल गए जो पीयर प्रेशर और वो ज़्यादा है, तो फिर बच्चे निकल गए तो उसकी वजह से बाकी के परिवार के बच्चे अपनी ज़िंदगी उसमें ही लगा देते। ऐसा ही है। और ऐसा लग रहा है कि उनके पढ़ने से उनको मिल गई जॉब, बाकी उनके पढ़ने से उनको जॉब नहीं मिली, उनकी कुछ स्किल थी उनके पास, ऐसा मेरे को लगता है। हो सकता है। डिग्री से भी मिली हो, वो भी हो सकता है। बढ़िया, आगे पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग अभी तो कल वाला सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है हमारा। कौन पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं? एक क्वेश्चन था। हाँ। प्रैक्टिकल मतलब अभी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो जब हम बोलते हैं कि व्यवस्था में जीना चाहिए, मतलब समझकर कि व्यवस्था में जीना ही सुख है, और व्यवस्था मतलब मानवियों ने ही मतलब समझकर जो बनाई है वो व्यवस्था मतलब, और उसमें भी मतलब स्वनियंत्रित रहना है। एक होता है अनुशासित कोई करता है और दूसरा स्वनियंत्रित है। तो उसी क्रम में जैसे हम कल मतलब ये डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी जैसे व्यवस्था के क्रम में कुछ हर जगह नियम लिखे होते हैं, जैसे यहाँ का नियम, जैसे हम अभी जो लंच का या डिनर का ये सब फॉलो करते ही है कि ये टाइम पे आ जाना है, ये करना है, यहाँ पर मतलब रूम है तो यहाँ पर खाना नहीं खाना है। तो अभी हमको पता है लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, तो मतलब उसको किस तरह से ले, मतलब क्योंकि पता है और खा रहे तो एक अंदर द्वेष भी होता है कि मतलब
नहीं करना चाहिए और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, या फिर क्योंकि हर एक का प्रभाव होता है एक दूसरे पर, तो मतलब ऐसे तो ये मतलब स्मरण पूर्वक, मतलब मैं ऐसा कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे प्रिय में है, लेकिन मैं व्यवस्था के लिए अभी वो कंट्रोल कर रहा हूँ और उसके नियमों का पालन कर रहा हूँ। अल्टीमेटली यही मतलब वो व्यवस्था की ओर ले जाएगा और जिसमें सब लोग सुखी रह पाएंगे। या फिर मतलब अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसे नियम किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, तो मतलब मैं हर एक मानव, हर एक अपने के तर्क पूर्वक वो मतलब उसको मतलब बदल सकता है फिर। ठीक बात। तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी आफ्टर जागृति भी? तो अभ्यास में तो हमेशा हमें जो स्थान के एक डिसिप्लिन को अपनाना जो है वो अच्छा है, चाहे रोड को डिसिप्लिन अपनाना हो या किसी स्थान का हो या किस घर के कुछ नियम हो कि भाई मतलब जो भी तय किए हों नियम के अनुसार चलना जो है वो व्यवस्था में जीने का अभ्यास है। तो ऐसा सोचें कि कोई मानवीय व्यवस्था किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके इस्टेब्लिश हो जाएगी, उसमें अपन रहेंगे, ऐसा नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम अपने आप को व्यवस्थित रूप में पहचान सकते हैं, जैसे व्यायाम करना, वॉक पर जाना, है ना, जहाँ के नियमों का पालन करना, स्कूल मतलब बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ के रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, वहाँ के मतलब एक है कि नियम तोड़ के कुछ भी कर लेना। तो एक हम जब व्यवस्था के प्रति हमारी स्वीकृति होती है तो हम ये स्वीकार सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये इसमें जीने में ही हमारी भलाई है ना। तो ये एक मानसिकता है ना। कुछ का ऐसा मानता है कि इसको तोड़ के ही अपना बेसिकली अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, है ना। एक ये है कि व्यवस्था में जीने में ही हमारा सुख है, ये एक प्रकार की मानसिकता है। तो हम अगर व्यवस्था में जीते हैं तो अपना अधिकार भी बनता है दूसरों को उस व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरणा दे सकें, है ना। और कोई अगर उससे विपरीत बात भी कर रहा होता है तो हम उसको ज़्यादा बड़ा तर्क दे सकते हैं कि एक्चुअली में इसमें जीने में, ऐसे रहने में ज़्यादा अच्छा है। सभी लोग, जैसे सर बता रहे थे उस समय कि सारे लोग एक साथ ट्रेन में चढ़ेंगे तो फिर कैसे मतलब पहुंच पाएंगे। उनको लाइन बनाकर एक्चुअली चढ़ने की ज़रूरत है। पहले जो उतरने वाले हैं उनको उतरने दिया जाए, तभी चढ़ेंगे तो जगह बनेगी, है ना। तो सामान्य सामान्य सी बातें हैं जहाँ पर हम अपने व्यवस्था प्रवृत्ति को बेसिकली एक्नॉलेज कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे जो है वो मूल नियमों की स्वीकृति हम में बने, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम, है ना। इनमें भी क्रम अगर हम देखें, नियम का क्रम देखें तो सामाजिक नियम सबसे पहले आते हैं, है ना। सामाजिक नियमों के का उल्लंघन करेंगे तो अपन अपराध की श्रेणी में है ना। तो उससे पहले हम कुछ समझ की बात नहीं कर सकते। सामाजिक नियमों को तो मानकर चलेंगे अपन, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्थूल स्तर पर भी, छोटे छोटे स्तर के ऊपर भी हमारी अगर व्यवस्था में स्वीकृति बनती है तो हम देखते हैं कि काफ़ी हमारे को लेकर लोगों का एक स्नेह का भाव बनने लगता है ना। स्नेह का भाव का मतलब है ना एक्चुअली लोगों को गले लगाना नहीं है। हम अगर व्यवस्था में जीते हैं, सामाजिक आचरण करते हैं तो लोगों को हमसे भय समाप्त होता है और उनका नेचुरली हमारे साथ अफेक्शन बनता है ना। जैसे हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति हो जो कि अपराध के काम करता हो तो उसके साथ हमारा स्नेह नहीं होगा, लेकिन अगर वो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष में जीता है तो हम कुछ अच्छी सब्जी बनी है, कुछ बनी है तो अपन उसके साथ कुछ शेयर करेंगे, ऐसा मन करता है ना। तो उन्हीं के साथ में शेयरिंग वाला बनता है जो कि जिनका आचरण
जो है एक प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो वो भी दूसरों की भी हमसे यही अपेक्षा होती है ना। बढ़िया, आगे चलेंगे। कौन पढ़ेगा? जड़ चैतन्य परमाणु में भैया इस पे ये वाले जो अभी हमने लास्ट डिस्कस किया उसमें मेरा ऐसा ध्यान जा रहा है कि ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन सूक्ष्म है। लेकिन डोंट यू थिंक दैट व्हेन समबडी क्रिएट्स द, मतलब ये जो आश्रम है तो आश्रम के जो रूल बनाए हैं वो रूल उन्होंने कुछ देख के बनाए होंगे, लेकिन वहां पे लॉजिक तो नहीं कहा जाता है। लेकिन इफ समबडी हैज टोल्ड कि भाई हमें इस हॉल में क्यों खाना नहीं खाना है या आपको आपके रूम में खाना क्यों नहीं खाना है, तो आई थिंक उससे स्वीकार ज्यादा होगा। ठीक बात है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ पे आए तो मुझे कोई ने पहले से, जैसे हमको पहले ही दिन बोल दिया गया राइट कि नदी के पास नहीं जाना है क्योंकि मगर है वहां पे। तो वो यहाँ पे तो थोड़ी प्राण की बात आ रही है। हाँ मतलब तो, लेकिन यहाँ मैं इसको ऐसे देख रहा था जब मेहुल भाई एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि कचरा ना हो राइट, तो वो उसको क्लीन किया जाए, चींटियां आए, मतलब जो भी है। दूसरा एक कारण मुझे ऐसा उसमें लगा कि यहां पे थोड़ा सा मानसिकता पे काम हो रहा है इस आश्रम पे, तो विचारों पे नियंत्रण एक आहार से भी आएंगे, तो मुझे लगता है उसके कारण भी हो सकता है। ये दो कारण मुझे लगे उसमें। ठीक बात है। देखिए हमेशा जो है करो नहीं करो वाला जो है वाले रूल्स जो होते हैं ना, उतने से अपन संतुष्ट नहीं हो पाते, है ना। लेकिन जैसे हम किसी भी वातावरण में जाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को ऐसा ही यथावत स्वीकार लेते हैं, है ना। उसमें वहाँ पे हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते, है ना, क्योंकि हमारी यहाँ पे स्वीकृति है। हम ये कहें कि अच्छा वो मूर्ति आपने क्यों लगाई है, उससे आपको क्या मिला, है ना, इससे क्या मिलेगा, है ना। हो सकता है उनके पास कुछ तर्क हो, लेकिन वो तर्क आपको संतुष्ट नहीं करता, वो आर्ग्यूमेंट में हम पढ़ेंगे क्यों। तो हमने एक ड्रॉ कर लिया, और जो भी नियम है जैसे यहाँ पे रखा कि शांति रखें, ठीक है। हम यहाँ पे कोई हकू हल्ला कर नहीं रहे हैं कोई विशेष, है ना। तो उस तरीके से सामान्य सी बातें हैं, है ना। जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है। जड़ प्रकृति में आकर्षण गठन और परमाणु संगठन और अणु रचना के रूप में देखने को मिलता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से कंपन होना स्वाभाविक है। भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण प्रलोभन के रूप में, प्रत्याकर्षण भय के रूप में होता है। जागृत जीवन में आकर्षण समाधान के अर्थ में और विकर्षण समस्या के साथ होता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण क्रिया के साथ जीवन में कंपनात्मक गति वर्तमान रहती है। जीवन परमाणु में कंपनात्मक गति 5 अक्षय बल एवं अक्षय शक्ति एवं शक्ति के रूप में प्रकट रहती है। प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। जड़ चैतन्य परमाणुओं में परिवेशों में घूर्णन व वर्तुलात्मक गति बनी रहती है। मध्यांश में केवल घूर्णन गति बनी रहती है।
मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता व्यवहार में स्पष्ट होती है। प्राण और मन के संयुक्त विवशतापूर्वक आघात प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग है, अथवा इसे ऐसा समझे कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राणवायु तरंग है, जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती है। हर जड़ क्रिया से प्राप्त जो स्वीकृति पक्ष है वह मन का है, जिसके लिए विहलता पूर्वक की गई क्रिया के बदले में पाई गई उपलब्धियां सुख एवं दुख है। जागृत मानव के मनाकृति से उत्पादन रूपी कृतियों से उपयोगी आकृतियों से कुशलता निपुणता का प्रमाण, कुशलता निपुणता से संवेग से समाधान से परिस्थितियां से अभ्युदय से योग से सुख शांति संतोष ही रत्यात्मक रति ही मनस्वस्थता तथा मनस्वस्थता ही निर्भ्रमता है। जागृत मानव उपरोक्त क्रम विधि से प्रमाणित होता है। कृति विचारानुरूप की गई क्रिया ही कृति संज्ञा है। आकृति क्रिया द्वारा अनेक अणु परमाणु समूहों के संगठित रूप की आकृति संज्ञा है। मानवीयतापूर्ण तथा अति मानवीयतापूर्ण विचारों के अनुरूप कार्य की सुकृति तथा अमानवीय विचारों के अनुरूप किए गए कार्य की दुष्कृति संज्ञा है। आसक्ति क्रिया के लिए जो आकर्षण है उसकी आसक्ति संज्ञा है। संवेग जागृति के प्रति उत्कंठा की संवेग संज्ञा है। परिस्थिति समाधान से युक्त मानसिक तथा शारीरिक अवस्था की परिस्थिति संज्ञा है। योग स्वयं में जिसका अभाव हो या अभाव प्रतीत होता हो, दूसरे में उसी की समृद्धि स्वभाव हो, ऐसे उभय सानिध्य की योग संज्ञा है। रति उपरोक्तानुसार प्राप्त उभय सानिध्य मध्य आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण के प्रबल वेग की रति संज्ञा है। रण्यात्मक रति की निरंतरता से रण्यात्मक रति है। रत्यात्मक रति है। विरत्यात्मक रति की निरंतरता जिसमें नहीं है। वियोग रति खंडन की वियोग संज्ञा है। मनाकृति योग वियोग से प्राप्त जानकारी सहित पुनः कल्पना की मनाकृति संज्ञा है। ये वाली परिभाषा कैसी लगती है आपको योग की? स्वयं में जिसका अभाव हो या अभाव प्रतीत होता हो और दूसरे में उसकी समृद्धि हो, स्वभाव हो, ऐसे उभय सानिध्य की योग संज्ञा है ना? हाँ, है ना? तो जैसे हमको लगता है कि हमको कुछ ज्ञान की आवश्यकता है ना? उसकी कमी लगती है हमको, और स्वयं दूसरे में ये उसकी समृद्धि लगती है, तो उनके साथ में मिलकर जो हमारा एक उत्साह बनता है, खुशहाली बनती है, उसको हम रति नाम दे रहे हैं। फिर रत्यात्मक रति इस चीजें की बात है ना? तो समझने समझाने की जो प्रक्रिया है उसमें ये एक खुशहाली की प्रक्रिया है ना? इसमें संघर्ष नहीं है ना? तो बाबा जी से एक बार पूछा मैंने कि क्या मतलब क्या अध्ययन एक संघर्ष है, मतलब, है ना? ने कहा कि पहले ही से हम मानव हैं, है ना? हम समझना चाहते हैं, मैं समझा हूं, तुम समझना चाहते हो, इसमें संघर्ष क्या हुआ? और मूल जिज्ञासा जो होती है वो आवेश नहीं होती, है ना? जिज्ञासा के अर्थ में अगर प्रमाण सा संयोग हो जाता है तो प्रमाणित होने की श्रृंखला बन जाती है। तो इसके अंदर जो है किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, बल्कि खुशहाली है। बढ़िया, आगे बढ़ेंगे।
97 पेज पे ये पॉइंट दे रखा है, प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। जड़ चैतन्य परमाणुओं में प्रवेशों में घूर्णन या वर्तुलात्मक गति बनी रहती है। इसका क्या मतलब हुआ भैया? जो ऑर्बिट्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक तो घूर्णन है और दूसरा वो चक्कर भी लगा रहे हैं। तो वर्तुलात्मक गति मतलब चक्कर लगाना और घूर्णन मतलब अपनी एक्सिस के ऊपर घूमना, है ना। जैसे धरती भी अपने एक्सिस पे घूम भी रही है और सूरज के चक्कर भी लगा रही है, वैसे सभी जड़ और चैतन्य परमाणुओं में जो परिवेशीय अंश हैं वो अपनी एक्सिस पे घूम भी रहे हैं और नाभिक के चारों ओर चक्कर भी लगा रहे हैं। प्रत्याकर्षण आकर्षण से ये गति हो रही है। जो मूल स्वभाव है आकर्षण और अपाकर्षण का, उसी का ही ये सारा है ना। हाँ, मूल में सत्ता वो गतियां सारी उसी में ही सही हुई, उसी से गतियां हाँ। आगे की प्रकट हो रही हैं। मूल में ऊर्जा प्राप्त है इसलिए बल संपन्नता है, इसलिए क्रियाशीलता है। और ये क्रियाशीलता जो है इन तीन स्वरूपों में, आकर्षण प्रत्याकर्षण, जब दो चीज साथ आएंगी तो फिर उनके अंदर इस प्रकार की गति होगी, है ना। चेंजेस नहीं है, मतलब सेम ही है, चेंज हो रही। गति का स्वरूप बदलता गया है ना। स्थूल स्तर के ऊपर अलग बना है, सूक्ष्म स्तर के ऊपर अलग बना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो गठन का स्वरूप बदल रहा है, तो हर एक गठन का एक फ्रीक्वेंसी बना है ना। उसी आधार पर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं की पहचान है, उसी आधार पर अलग अलग तरीके की रचनाओं की पहचान है। जीवन परमाणु में भी ऐसा कुछ है? जीवन परमाणु की भी अलग एक गति का स्वरूप है। उसमें भी वापस वही पूछ रहा था कि उसमें मतलब जागृत मानव और भ्रमित मानव में भी गति का डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं, वो अपन बात किए कि जीवन और जड़ के अंदर अंतर है, फिर उसके बाद फिजिकल मूवमेंट के अंदर कोई अंतर नहीं। रति का मतलब है खुश होना, है ना, कि उपरोक्त अनुसार ये जो योग है, मतलब योग के होने पर मध्यस्थ आकर्षण और प्रत्याकर्षण के प्रबल वेग की, मतलब एक और जो है समझाने की तीव्रता है, समझने की तीव्रता है, दूसरी तरफ प्रमाणित होने की तीव्रता है। तो ऐसे दो सानिध्य में के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, उसको हम रति कह रहे हैं। योग से रति है। योग जैसे अध्यापक है और विद्यार्थी है, अध्यापक वो प्रमाणित होना चाहता है और विद्यार्थी जो है वो ज्ञानार्जन करना चाहता है, तो इन दोनों का योग एक स्वाभाविक है ना। इन दोनों के मिलने पर मतलब बाबा जी इस तरीके से बात को रखते थे कि जिज्ञासा अधूरी हो या प्रमाण अधूरा हो तो अध्ययन पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ, उत्सवशीलता को ही कह रहे हैं। योग से जो उत्सवशीलता हुई और नया एक स्वरूप मिलता है उसको रति बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली जो एक व्यक्ति में था वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है ना। अब ये मिलके कुछ एक व्यवस्था बना रहे हैं, तो उस चीज को हम बेसिकली बोल रहे हैं उत्सवशीलता या रति। भैया एक प्रश्न है, रति की व्याख्या में मध्यस्थ आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण और आगे भी एक शब्द है निराकर्षण, तो आकर्षण प्रत्याकर्षण निराकर्षण, उसका क्या भेद है? कहाँ पर है निराकर्षण? इसमें कहाँ है? निराकर्षण इसमें नहीं है, वो शब्द पहले आया था। हाँ, वो रति में जो व्याख्या में मध्यस्थ आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण। हाँ हाँ, तो आकर्षण और प्रत्याकर्षण में क्या भेद है?
जैसे हमारा समाधान की ओर आकर्षण होना, और उसके जो समाधान देना चाहता है उसमें भी एक प्रकार का आकर्षण है विद्यार्थी की तरफ। अच्छा, वो प्रत्याकर्षण, उसको प्रत्याकर्षण बोला। ठीक है। तो एक मतलब ये केवल एक तरफा नहीं है ना। ये गुरु शिष्य का संबंध जो है वो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है। प्रत्याकर्षण भी है, आकर्षण भी है। निराकर्षण शब्द जो है जिस अर्थ में किया है वो एक्चुअली आसक्तियों के प्रति निराकर्षण है, भ्रम के प्रति निराकर्षण है, उस अर्थ में उपयोग किया है। ठीक है भैया, धन्यवाद। आकर्षण और प्रत्याकर्षण परस्परता में पहचान में आ रहा है। अपाकर्षण तो होता ही नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं, ऐसा हुआ ना। हाँ, विकर्षण समस्या से रहता है। भैया यहाँ सानिध्य, मध्यस्थ, आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण, तो थोड़ी बात ऐसी पकड़ में आ रही। मध्यस्थ आकर्षण मतलब जो ये प्रस्ताव है जागृति का, जो बाबा जी का प्रस्ताव है, उसके सही समझ की ओर आकर्षण। और प्रत्याकर्षण है कि हम समझ भी रहे, तो जैसे परमाणु उसकी अच्छी निश्चित दूरी पर है, उसके अर्थ में मतलब हम लोग समझ भी रहे, तो जो प्रत्याकर्षण है उसको मैं इस संदर्भ में समझ रही हूँ कि मैं दीदी इसको ऐसे बैठाया हूँ, हमारा मध्यस्थ की ओर शिष्य का आकर्षण है और गुरु का उसकी ओर प्रत्यक्ष, शिष्य की ओर आकर्षण जो है उसको प्रत्याकर्षण कह रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में जो आकर्षण है। ठीक, बराबर है ना। तो जो हमारे जीवन में जो समझदार, तो ये दो जनों के बीच में होने वाली बात है। प्रत्याकर्षण, विकर्षण का मतलब तो एक्सपेल करना है, दूर भगाना। प्रत्याकर्षण मतलब दूसरे में अपने उसी ओर आकर्षित होना। मतलब एक है आकर्षित होना, जैसे शिष्य का गुरु की ओर आकर्षण, गुरु का शिष्य की ओर प्रत्याकर्षण। एक्शन रिएक्शन की तरह, मतलब दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये एक्शन रिएक्शन वाला भाषा शायद नहीं बनेगा। एक प्रयोजन के लिए, साथ आने के लिए आकर्षण और प्रत्याकर्षण हो रहा है। और भैया इसकी जो निरंतरता बनी हुई है उसको ही रति बोलेंगे। हाँ, उसको मतलब जब हम उसमें अध्ययन के रूप में हमारी एक आदान प्रदान शुरू हो जाता है तो उसकी निरंतरता बनती है, उससे खुशहाली बनती है, निरंतरता कहेंगे उसको। भैया प्रैक्टिकली देखे तो अभी जैसे यहाँ पे जुड़ना हुआ तो अभी योग हुआ, और अभी इससे अभी आपके साथ जो हो रहा है तो उससे एक प्रसन्नता और उस दिशा में आगे बढ़ रहे, तो वो एक हाँ, ये उसी का ही हम स्वरूप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ूं? जी भैया। विचार के अभाव में रति क्रिया सिद्ध नहीं है। जड़ के साथ रति क्रिया क्षणिक तथा अस्थायी, वैचारिक रति दीर्घकालिक तथा सत्य रति नित्यकालिक है, जो केवल अनुभव और अनुभव की निरंतरता है। मृदु, पाषाण, मणि और धातु व उसके विकार को पदार्थाकार, वनस्पति में पाई जाने वाली प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं को प्राण आकार, पशु पक्षी में पाई जाने वाली आशा को जीव आकार, और मानव में पाई जाने वाली क्रिया मात्र के प्रति दर्शन योग्य क्षमता संपन्न मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि को ज्ञान आकार संज्ञा है। मूल्य और मूल्यांकन प्रक्रिया की भाव क्रिया संज्ञा है, जो यथार्थ एवं अयथार्थ भेद से व्यवहारित है, जिसका कारण मूल्यांकन करने वाली इकाई के जागृति एवं भ्रम रूप में भेद है। जागृति से ही पूर्ण समझ सहित सही मूल्यांकन होता है, अन्यथा अवमूल्यन या अधिमूल्यन होता है। मानव अपनी जागृति के स्तर से तथा उसके अनुरूप ही मूल्यांकन क्रिया करता है।
मूल्यांकन से क्या समझते हैं हम? मूल्यांकन का मतलब मीन्स परस्परता में हम जो मौलिकता से जो व्यक्त होते हैं, जीते हैं, तो परस्परता में वो अल्टीमेटली जो भी हम ये परस्परता में काम क्रियाकलाप करते हैं तो वो एक तृप्ति पाने के लिए और तृप्ति की एक परंपरा बने, उसी संदर्भ में हम अल्टीमेटली ये मौलिकता से क्रियाकलाप करते हैं तो वो हो पाता है, तो उसको मैं मूल्यांकन, तो वो मूल्यों का जो निर्वाह हुआ अल्टीमेटली जो मौलिकता हुई उसी के अर्थ में उसको मूल्यांकन ऐसा। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे जागृति के क्रम में हम जितना उस डायरेक्शन में हम कितना आगे बढ़े उसको मूल्यांकन कहते हैं। मतलब जागृति के पथ पे जितना हमने डिस्टेंस कवर किया, मतलब जितनी यात्रा हुई उसको मूल्यांकन कहते हैं मेरे। दूसरा भैया ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि मूल्य और मूल्यांकन, तो संबंध को देखा तो ममता वाला जो पक्ष है वो पोषण के अर्थ में वो पहचानता है और ममता का मूल्य निर्वाह होता है। तो अगर बच्चा वही देख पा रहा है कि मेरी माता से मतलब जो ममता मूल्य बह रहा है तो उसने मूल्यांकन किया मूल्य का, ऐसा बोल सकते हैं। वो भी अगर देख पा रहा है, पहचान पाना। मैं उसको ऐसा समझ रही हूँ कि जितना हमें समझ में आया वो हम जीने जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि क्या मैंने जैसा समझा है वैसा ही मेरा आचरण में आ रहा है, व्यवहार में वैसा कर पा रही हूँ, वो ही मेरा मूल्यांकन है। और वो मूल्यांकन से फिर कहाँ कहाँ गैप छूटती है वो समीक्षा होती है और फिर वो गैप को हम फिर से रिकॉल करते हैं, फिर से अध्ययन करते हैं, तो उस तरीके से मैंने उसको बिठाया है। तो मानव के संदर्भ में मूल्यांकन का अर्थ ये बन रहा है कि हम जब कोई व्यवहार करते हैं तब उसमें हम उसका आकलन करते हैं कि क्या जो अपेक्षित था उसके अपेक्षा में वो कितना दूर तक, हमारे पास में मूल्यांकन के लिए कुछ स्टैंडर्ड रहना जरूरी है ना। जैसे कोई तराजू में एक बात को आपको फिक्स रखना चाहिए ताकि आप उसमें दूसरे से हम तुलना कर सकें। तो आपके पास में कुछ आधार रहता है कि हाँ इस आधार पे मैं अपने व्यवहार का मूल्यांकन करूं कि होना क्या चाहिए था, उसमें कहाँ शॉर्ट पड़ रहे हैं, है ना, कितना सही हो पाया ये मूल्यांकन है। कितना सही नहीं हो पाया, अपेक्षा ही रह गया, ये समीक्षा है ना जी। मूल्यांकन का आधार वो रहेगा कि मानवीय स्वभाव, विषय और दृष्टि। बिल्कुल। मैं किसी के साथ व्यवहार कर रही हूँ तो क्या मेरा जो मानवीय स्वभाव है, मैं धीरता, वीरता, उदारता उसको रख के उसके अनुरूप है या नहीं। हाँ, तो तो हमारे पास में दर्शन से हमको एक बेंचमार्क मिल रहा है ना, एक रेफरेंस मिल रहा है, मध्यस्थ का रेफरेंस मिल रहा है कि मध्यस्थ व्यवहार का क्या रेफरेंस है, उसके रेफरेंस में हम कहाँ खड़े हैं उसका आकलन कर पाना ही मूल्यांकन है। एक जगह कहीं पे ये सूत्र आया, मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन होना आवश्यक है ना, कहीं पे ध्यान रहेगा तो मैं बात दिखाऊंगा वो सूत्र का। तो अब हमारे हर पक्ष का मूल्यांकन होना आवश्यक है। देखो मानव ही है जो कि अपने होने के स्वरूप में उसका रहना नहीं बन पाया है, बाकियों में उनके होने के स्वरूप में वो रह रहे हैं, तो बाकियों का मूल्यांकन तो हम करने में समर्थ हो गए हैं ना। जैसे लोहे का मूल्यांकन है ना, सोने का मूल्यांकन है, पानी का मूल्यांकन है ना। तो ये चीजों को हम उनके आधार पर कर सकते हैं, है ना। अभी भी कुछ चीजों का उनमें भी अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन हमने किया हुआ है, पर वहां पर दोष नहीं है ना। पानी में दोष नहीं है, आदमी में दोष है ना। भ्रम तक रहते तक मानव में दोष है
तो वहाँ पर मूल्यांकन में हमको पता लगेगा कि कुछ समझ में कहाँ पर कमी रह गई, है ना। तो मूल्यांकन एक आवश्यक है हमारी आगे की गति के लिए, है ना। मूल्यांकन में ईमानदारी जरूरी है। अगर हम अपने मूल्यांकन के अंदर जो है कवर अप करते हैं, है ना, जस्टिफाई करते हैं, है ना, कवर अप करते हैं मतलब भाई मैं तो ठीक ही हूं, है ना, या अपने एक्शंस को हम मतलब बोल ये रीजन है वो रीजन है, इस तरीके से हम उसको ढक लेते हैं, तो वो बेसिकली मूल्यांकन हो नहीं पाता है ना। तो बाबा जी के साथ में हर विजिट में एक मतलब मूल्यांकन का रखते थे कि बाबा जी आप बताइए हमारा क्या मूल्यांकन है, और मूल्यांकन के अनुसार जो है हमें अपना मार्गदर्शन मिलता है ना। थोड़ा तो कुछ अपने आप ही हो जाता है ना। जब हम किसी श्रेष्ठ के पास में जाते हैं तो हमको अपना असेसमेंट हो जाता है, और अपना असेसमेंट हो जाता है तो आगे की दिशा मिल जाती है। तो बेसिकली ये एक है। तो मूल्यांकन के लिए एक पूर्णता का रेफरेंस बहुत आवश्यक है ना। मतलब जो ये तराजू वाला एग्जाम्पल दिया, एक बाट आवश्यक है जो कि स्टैंडर्ड हो, है ना। उसके आधार पर हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चैतन्य का मूल्यांकन चैतन्य की परस्परता में होता है। जैसे जड़ का मूल्यांकन जड़ की परस्परता में होता है, वैसे ही चैतन्य का मूल्यांकन चैतन्य की परस्परता में होता है। मूल्यांकन हम अकेले में नहीं कर सकते, है ना। परस्परता में मूल्यांकन हो पाता है ना। ज्ञान के अर्थ में मूल्यांकन जो है, मेरा ऐसा मानना है, वो अध्यापक के साथ में हो पाता है ना। तो ये एक मतलब स्व मूल्यांकन ही कर रहे हैं हम अपना। हाँ, इसके मध्यस्थ दर्शन के रेफरेंस के साथ करना। हाँ, अब मध्यस्थ दर्शन के रेफरेंस मतलब मध्यस्थ दर्शन वस्तु के रूप में क्या है? नहीं, मतलब वस्तु के रूप में क्या है मध्यस्थ दर्शन के रेफरेंस? एक तो है किताब है या व्यक्ति है। दो। तो मध्यस्थ दर्शन जो है वो व्यक्ति है, जागृत व्यक्ति ही मध्यस्थ दर्शन है ना। तो हम उस मूल्यांकन का रेफरेंस जो है हम जब भी कहते हैं ना, तो एक्चुअली वो पुस्तक के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, आचरण के आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं। और भैया वही अल्टीमेटली तृप्ति स्थली हुआ, मीन्स अल्टीमेटली कि मैं भी तृप्त होना चाहता हूँ, आप भी तृप्त होना चाहते हो। हाँ। और वो तृप्ति से अभी हम कितने आगे पीछे हैं, तो वही अल्टीमेटली तो जो तृप्ति या अनुभव स्थली पे जो पहुंचने की जो बात है, बिल्कुल, तो वही अल्टीमेटली तो ये अनन्यता की स्थिति को पाना, हाँ। दोनों के अंदर एक ही स्थिति को पाना, वो एक्चुअली अध्ययन का लक्ष्य है ना। भैया परिभाषा संहिता के जो मूल्यांकन की हाँ। व्याख्या दी है, विश्वासपूर्वक परस्पर मूल्यों का पहचान, प्रयोजनों के अर्थ में आवश्यकता और सार्थकता, और दूसरा है जागृति क्रम में मूल्यों को पहचानने की क्रिया। मूल्यों को आधार रखना है हमें। हाँ, इसको बेसिकली हम इस तरह से कह रहे हैं कि मूल्यों का ही आकलन हो रहा है ना। हम कितना मूल्यों को निर्वाह कर पाए, है ना। हम कितना समझ पाए कि मूल्यों का निर्वाह करना भी किसी समझ पर आधारित होगा। तो हम उसमें उसकी समझ का ही आकलन हो रहा है मूल्यों का निर्वाह में, है ना। चाहे ममता का निर्वाह हो या स्नेह का निर्वाह हो या विश्वास का निर्वाह हो, तो हम देखेंगे कि फाइनली चेंज, अगर कुछ कमी होती है निर्वाह में, तो चेंज वहाँ पर ही होगा, समझ के स्तर पर ही चेंज होगा। बाबा जी ऐसे आंकलन करते थे आपके साथ या जो दूसरे आते थे उनके साथ मूल्यांकन, कि भाई तेरा ये पार्ट ठीक हो गया है?
ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, मतलब कभी इनकरेजमेंट तो करते थे, है ना, प्रोत्साहित तो करते थे कि है ना। जैसे आपने एक बार कहा था कि बाबा जी ने पूछा कि आप में खुशहाली प्रकट हुई। हाँ हाँ, ये मूल्यांकन ही कहा जाए। हाँ, बेसिकली चेक ही है कि है ना, मतलब ऐसे कि पैसे की प्यास खत्म हुई कि नहीं हुई, है ना। हाँ, तो बेसिकली इस तरीके का जो सवाल है, कहीं तो फेस वैल्यू के ऊपर हम चीज को उत्तर देखते हैं और उसके आधार पर उसकी स्थिति का अनुमान करते हैं, है ना। तो उसमें कोई रहस्य नहीं है, सामान्य रूप में बेसिकली वो हो ही जाता है। देखिए, आप अभी भी जो लोग अध्यापन कार्य में टीचर में हैं, टीचर के सामने स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट को कितना सीखा है, समझा है, उसका एक असेसमेंट 2 लाइन में बात करने में हो जाता है उसको, है ना। और जितना दक्ष एक टीचर है, उतनी उसमें कैपेबिलिटी रहती है मूल्यांकन की, है ना। तो क्लास में घुसते ही टीचर को एक क्लास का एक व्यू आ जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है ना, कौन कहाँ पर खड़ा है, और उसके हिसाब से उसकी प्रस्तुति जो है बन जाती है ना। तो ऐसा ही है। आगे बढ़ेंगे। ये मूल्यांकन की बात हो रही है और समीक्षा भी आया इसमें, तो समीक्षा है, मूल्यांकन है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कहीं पे आएगा या नहीं आता है? तो समीक्षा मूल्यांकन का क्रम क्या रहेगा? वही अपन जो बात कर रहे थे कि मूल्यों का आकलन या जो चीज सही हो पाई उसका मूल्यांकन है, कि जो चीज जिसकी जो अपेक्षित है वो हुआ, उसका मूल्यांकन है, जितना हो पाया उसका मूल्यांकन है। और जो नहीं हो पाया, अपेक्षा ही रह गया, उसकी समीक्षा है। कि एक ही प्रोसेस में दोनों आ जाता है। एक ही प्रोसेस में दोनों आ जाता है, अलग अलग करना इसका कोई पार्ट नहीं करता। हाँ, एक जो है वो केवल उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर है, एक दूसरे में अपेक्षा रह गया है, तो अब उसके साथ में उसका कार्यक्रम भी जुड़ जाता है, उसके ऊपर मेहनत करनी है ना। तो जैसे आदर्शवाद की समीक्षा करते हैं, तो साथ में उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि वो ये चीज दिए हैं, है ना, इतना दूर तक आदमी को अच्छाई के लिए लगाए रखे हैं, है ना, आशा बनाए रखे हैं, ब्रह्म कुछ होता है ये बताए हैं, है ना, भाषा दिए हैं। इस रूप में जो है बेसिकली एक मूल्यांकन होता है। फिर उसके बाद समीक्षा है कि ये शिक्षा में नहीं आ पाया, रहस्य में फंस गया, ये समीक्षा है ना। अब भी ऐसा बोल सकते हैं कि समीक्षा इज काइंड ऑफ एज इज एंड वो वाला फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा मूल्यांकन। दोनों ही एज इज है। मूल्यांकन मतलब क्या, कितना हो पाया, हाँ, कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया, है ना, और अपेक्षित रह गया। तो समीक्षा से आगे के लिए पता लगता है कि अब आगे क्या करना शेष है ना। तो क्या हो पाया उसका मूल्यांकन है, क्या नहीं हो पाया और अपेक्षा ही रह गया उसकी समीक्षा है। तो भैया ऐसा नहीं लगता दोनों सेम ही हो गया, समीक्षा और मूल्यांकन? कि सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे लगता है समीक्षा भैया थोड़ा जेनरिक होगा, मतलब मूल्यांकन वो आई थिंक एक व्यक्ति का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता था, और समीक्षा में भी समुदाय का होगा, पता नहीं समुदाय इज राइट वर्ड और नॉट। नहीं, ऐसा देखिए, जो मूल्यांकन, हाँ ऐसा कह सकते हैं, शायद परंपरा का भी मूल्यांकन हो सकता है ना, है ना। व्यक्ति को
व्यक्ति की भी समीक्षा हो सकती है। आगे पढ़ेंगे। हृदय और 5 इंद्रियों से संबंधित विषयों के प्रति जो आसक्ति या अनासक्ति है, उसी के आधार पर ही मानव जीवन की जागृत अवस्था का निर्णय है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के संयुक्त क्रियाकलाप में जागृति प्रमाणित होती है। आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन, यह 4 विषय हृदय का स्वागत भाव एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले आस्वादन में जो सुख एवं दुख पक्ष है, वह मन का, न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य, निर्णय वृत्ति का, रूप, गुण, स्वभाव मात्र का तथा सम विषम मध्यस्थ ज्ञान का, चित्र रचना, चित्त का और काल, क्रिया तथा सत्य का बोध, बुद्धि का और सह अस्तित्व में अनुभव आत्मा का स्वत्व है। शरीर की हर क्रिया और व्यवहार समुच्चय विचार पक्ष के योग से ही है, जिसके लिए पंचेंद्रियां माध्यम हैं। मानव ने अपनी सफलता का प्रयास स्वार्थ, परार्थ तथा परमार्थ मात्र से किया है। प्राण का विषय हृदय, हृदय का विषय इंद्रिय, इंद्रिय का विषय व्यवहार यानी कर्म व भोग है। प्राण हृदय को, हृदय इंद्रियों को, इंद्रियां व्यवहार व भोग को प्रेरित करते हैं। शरीर, हृदय एवं प्राण समूह को स्थूल पिंड या स्थूल शरीर, मन, वृत्ति एवं चित्त को सूक्ष्म शरीर और बुद्धि एवं आत्मा को कारण शरीर संज्ञा है। यहाँ शरीर का तात्पर्य क्रिया से है। बुद्धि द्वारा बोध की क्रिया, आत्माभिमुख विधि से जागृति को और ब्रह्मवश विमुख रहकर समस्या का कारण बना रहता है, इसी को जागृति व भ्रम संज्ञा है। रिपीट पढ़ता हूँ। बुद्धि द्वारा बोध की क्रिया, आत्माभिमुख विधि से जागृति को और ब्रह्मवश विमुख रहकर समस्या का कारण बना रहता है, इसी को जागृति व भ्रम संज्ञा है। आत्मा से विमुख बुद्धि ही अहंकार है। आत्मा के संकेत ग्रहण से वंचित रहना ही आत्माभिमुखता है। कारण एवं सूक्ष्म शरीर के अनुसार इच्छाएं हैं, कारण और सूक्ष्म क्रिया अविभाज्य है तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के अनुसार व्यवहार कार्य है। स्थूल पिंड का योग सूक्ष्म से प्राण के द्वारा है। सूक्ष्म एवं कारण शरीर का योग चित्त के द्वारा है। कारण एवं सूक्ष्म शरीर क्रिया अविभाज्य है। जागृत जीवन में आत्मा अनवरत ज्ञान में ओतप्रोत है। विषय वासनावश मानव में संघर्ष है। ईषणात्रय में जनबल व धनबल आवश्यकतावश व्यवस्था में प्रवृत्ति स्पष्ट है। व्यवस्था के मूल में अध्ययन व प्रयोग है, जिससे ही विकास और जागृति का प्रमाण संभव हुआ है। ईर्ष्या तथा द्वेष के मूल में भ्रम ही है और रास की और गति है। संकीर्णता में प्रयुक्त अर्थ की स्वार्थ, विशालता में प्रयोजित अर्थ की परार्थ तथा सार्वभौमिकता के अर्थ में प्रयुक्त अर्थ परमार्थ है। बल, धन, पद तथा यश के भेद से उपलब्धियां यानी कि लाभ है। विज्ञान एवं विवेक के भेद से अध्ययन है, जो बुद्धि की प्रक्रिया है, बुद्धि की क्रिया है। रूप जन्म सिद्ध है ही। पात्र एवं कुपात्र को प्रदत्त पद एवं अधिकार भेद से नियोजन है। संघर्ष व उत्पादन भेद से बल की प्रयुक्ति है। उपभोग, सदुपयोग
तथा उत्पादन भेद से अर्थ का नियोजन है। लोक एवं लोकेश भेद से लक्ष्य है। एक मानव से अनंत मानव तक किए गए समस्त व्यवहारों व कार्यों से समस्या या समाधान की ही उपलब्धि है। हृदय तृप्ति के लिए, प्राण बल के लिए, मन सुख के लिए, वृत्ति शांति के लिए, चित्त संतोष के लिए, बुद्धि आनंद के लिए, आत्मा अनुभव परमानंद के लिए आतुर कातुर आकांक्षित एवं प्रतीक्षित है। बुद्धि में पूर्ण बोध होने के साथ साथ ही आत्मा में अनुभव होना पाया जाता है। हाँ भैया, वो हृदय और प्राण वाली बात है इसमें जो जो जगह पे आती है, तो हृदय, प्राण और इसके बाद मन को लिया है। हाँ, तो मैं इसमें भी ऐसे क्रम को देखता हूँ। अब सूक्ष्मता का क्रम इसके आगे वृत्ति आदि भी है। मन जो है वो प्राण पर के द्वारा ब्रेन के ऊपर संकेत प्रसारित करता है, और हृदय जो है वो शरीर का केंद्र है, और शरीर में जो है वो इंद्रियां जो है वो सेंसेस के रूप में। तो यहाँ से एक्चुअली मतलब ये इसका भाग मान सकते हैं। एक बार देखिए ऐसे बैठता है क्या? ये जीवन का डोमेन शुरू हो गया। ये जो है ये स्थूल शरीर है। मन, वृत्ति और चित्त जो है वो सूक्ष्म है, और बुद्धि और आत्मा जो है वो कारण क्रियाएं हैं। इसमें भैया हृदय को एक बॉडी के संकेत के हिसाब से लिया है कि हृदय एक्चुअल हृदय जो है बॉडी का जो पार्ट है, क्या कि परिभाषा में तो शरीर में खून को वितरित करने वाली क्रिया उसी के ही अर्थ में ही लिया गया है। हाँ। मतलब हार्ट जो है वो बॉडी का ही सेंट्रल पॉइंट है। हाँ। है ना, और जीवन जो है वो ब्रेन के ऊपर संकेत प्रसारित कर रहा है, उससे वो न्यूरो सिस्टम बना हुआ है। तो दो सिस्टम्स हैं। हाँ। एक तो हार्ट वाला जो सिस्टम है उसमें उसके थ्रू जो है शरीर का क्रियाकलाप चल रहा है, और ब्रेन का जो सिस्टम है वो न्यूरो सिस्टम है, उसके द्वारा ज्ञानवाही तंत्र जो है वो काम कर रहा है। ओके, तो जो चेता तंत्र अपन बोलते हैं, मतलब जो ब्रेन से पूरा मतलब जो न्यूरो सिस्टम है वो प्राण वाला पार्ट, प्राण, हाँ, वो वाला भाग। यस, और उससे फिर ये बेसिकली देखें तो एक प्रकार से ज्ञानवाही तंत्र है। हाँ, ज्ञानवाही तंत्र बराबर, और एक क्रियावाही तंत्र, ये क्रियावाही तंत्र है। हाँ, हाँ, चेता तंत्र वो ज्ञानवाही तंत्र है, ज्ञानवाही तंत्र वो चेता तंत्र है, मतलब न्यूरो सिस्टम। मैं उस शब्द से परिचित नहीं था। अच्छा।
भैया यहाँ पे जो प्राण बोला तो वहाँ पे वो बल के संदर्भ में बोला है, तो प्राण जो ऑक्सीजन वायु और उस रेफरेंस से ऑक्सीजन और वो उसका जो पूरा तंत्र है, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर में जो बल रहता है वो तो ऑक्सीजन से और उसके बिना वो नहीं रहता है। तो ठीक बात है। तो प्राण से शरीर में बल रहता है। हाँ। और साथ ही में मेधस पर भी प्राण। भैया यह जो 3 शब्द आए, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, तो स्वार्थ को हम स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ को संवेदनहीन, संवेदनशील और संज्ञानशील से जोड़ सकते हैं। देखिए 2-3 जगह पे इसकी परिभाषाएं आई अपने परिवार के लिए, उसको स्वार्थ कहा। परार्थ जो है वो दूसरों के लिए है ना, तो उसमें सदुपयोग क्या कर रहे हैं, और ऐष्णाओं के अर्थ में परार्थ का आ रहा है ना। तो वो मानवीयता को प्रमाणित करने के लिए परार्थ हो रहा है, और परमार्थ परमार्थ वाले श्रेणी में आता है ना, कि ये परंपरा को बनाने के अर्थ में अर्थ का नियोजन है ना। तो हम परिवार में कुछ उत्पादन करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं, उतना भर वो स्वार्थ की सीमा में आ रहा है ना। हम समाज में कुछ भागीदारी करते हैं, वो परार्थ की सीमा में आ रहा है। वो संज्ञानशीलता में ही आएगा ना। हाँ जी, फिर से बोलिए। वो संज्ञानशीलता में ही आएगा ना। हाँ, परार्थ तो संज्ञानशीलता में ही आना चाहिए। भैया परार्थ की परिभाषा में तो दूसरों की सुख सुविधा के लिए किए गए प्रयास एवं नियोजन वो ही लिखा है, तो ये जो परमार्थ है उसमें ही संज्ञानशीलता आएगी ना। बाकी तो परार्थ में तो संवेदनशीलता वाली तक ही बात होती है वैसी, मतलब ऐसा इसमें मतलब परिभाषा। नहीं, आप अगर ऐष्णाओं के साथ में जी रहे हैं तो भी है ना, उसमें संज्ञानशीलता के साथ ही कर पाओगे ना। सामाजिकता के लिए भी काम करना परार्थ का ही काम है। मतलब ये जो तीनों ऐष्णाएं हैं ये सामाजिक हैं, ये संज्ञानशीलता पूर्वक ही उसमें संवेदनाएं नियंत्रित हैं। हाँ, परार्थ में तो परार्थ में समझता हूँ कि जो है संज्ञान के साथ में ही हो रहा है ना। दो तीन जगह आई है उसकी परिभाषा, मैं आपको देख के बताऊंगा। यहाँ पे आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन, ये 4 विषय हृदय का है। तो ये यहाँ पे हृदय जैसे शरीर को सिंबॉलिक कर रहा है, तो ऐसे ले सकते हैं। और उसके बाद तुरंत मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के सत्व दिए हुए हैं, तो हृदय से शरीर इंगित है। और उसके बाद भैया स्वागत भाव एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा। तो यहाँ पे ये स्वागत भाव को किस तरह से देखेंगे आप? कहाँ पर है भैया? पेज नंबर 199, 5th बुलेट। वन टू थ्री फोर 5th। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 विषय, यही वाला ना, ये 4 विषय हृदय का। स्वागत भाव एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले आस्वादन में तो में 2 चीजें हो रही हैं जो कि मन से हो रहा है। मन द्वारा 2 ग्रहण हो रहे हैं। एक हो रहा है शरीर मूलक आस्वादन, क्या कहें उसको, रुचि मूलक। और दूसरा भाग है मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक।
तो यहाँ पे जिस अर्थ में भाषा का प्रयोग किया है, इसको स्वागत कहा है, और इसको आस्वादन कहा है, और इसको स्वागत कहा है। ये दोनों मन द्वारा ही ग्रहण होते हैं। ये एक वाक्य लिखा है, बुद्धि में पूर्ण बोध के साथ साथ ही आत्मा में अनुभव होना पाया जाता है। तो यानी कि बुद्धि में जो आत्मबोध हो रहा है और आत्मा में जो अनुभव हो रहा है, ये दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं। आगे पढ़ेंगे। आत्मा यानी कि स्वस्वरूप पूर्ण मध्यस्थ व नित्य शांत है, इसलिए उसमें या उस पर सम या विषम का आकर्षण सिद्ध नहीं होता है। आक्रमण सिद्ध नहीं होता है। आत्मा तत्व यानी कि स्वस्वरूप को भी साम्य, सत्ता, अनवरत, सुलभ एवं एक सी प्राप्त है, जिसको वह अनुभव करने में सक्षम है। इसलिए आत्मा में विकार अर्थात सम विषमात्मक क्रियाएं नहीं पाई जाती। विकार और विषमता अपेक्षाकृत परिणाम क्रिया एवं सम विषम शक्ति में ही पाए जाते हैं। मन के परानुषंगी प्रभाव एवं दबाव भेद से आसक्ति, विवशता एवं प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसके अनुसार ही क्रिया फल परिणाम संपन्न होता है। अनुक्रम से प्राप्त समझदारी की अनुभव संज्ञा है। पूर्वापर पर का तात्पर्य शरीरमूलक, पूर्व अर्थात अनुभवमूलक, आत्मानुषंगी। अनुक्रम यानी क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, परिवर्तन, परिभाजन के पूर्ण चक्र को अनुक्रम संज्ञा है। मन से पूर्व अर्थात वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा से प्राप्त प्रेरणा को न्याय सहज पूर्वानुक्रम तथा संवेदना यानी कि प्राण से प्राप्ति, दबाव, विविधता और प्रवृत्ति को पूर्वानुक्रम संज्ञा है। पूर्वानुक्रम एवं आसक्ति रूपी परानुक्रम भेद के आधार पर ही मानवीय एवं अमानवीय व्यवहार का वर्गीकरण है। मन जब क्रम से प्राण, हृदय, शरीर तथा व्यवहार से दबाव पाता है, तब इसे पुरानुक्रम संज्ञा है। पुरानुक्रम से प्राप्त दबाव के कारण चयन भी तदनुसार होता है। मन प्राण से मिलकर बल का, प्राण हृदय से मिलकर तृप्ति का, हृदय शरीर के द्वारा मिलकर विषयों का सेवन करने में व्यस्त है, जिसकी पूर्ति नहीं है। इसलिए मानव ने वर्णन क्रिया सीमांत तक व्यस्तता एवं श्रम का आभास किया है।
पूर्वानुशासित स्थिति में मन एवं वृत्ति की निर्विरोधिता के फलस्वरूप ही सुख की अनुभूति उपलब्ध होती है। वृत्ति व चित्त की निर्विरोधिता में शांति की, चित्त व बुद्धि की निर्विरोधिता में संतोष, बुद्धि और आत्मा में निर्विरोधिता आनंद के रूप में अनुभूत होता है। सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति ही मन स्वस्थता है। मन स्वस्थता सहित किया गया मनाकार, साकार, सार्थक और प्रयोजनशील होना पाया जाता है। अस्तु मनाकार भेद से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भेद से भ्रांत, निर्भ्रांत अवस्था, अवस्था भेद से लक्ष्य, लक्ष्य भेद से नियंत्रण, नियंत्रण भेद से नीति, नीति भेद से निष्ठा, निष्ठा भेद से आशय तथा आशय भेद से मन स्वस्थता के आधार पर मनाकार साकार होता है। तो पूर्वा पर हमको स्पष्ट है ना, पूर्व मतलब मन से पूर्व वृत्ति आदि, और पर मतलब वृत्ति के लिए मन पर है और मन के लिए पर जो है शरीर। ये प्राण से दबाव क्या चीज है? प्राण, हृदय, शरीर टोटल एक कंपोजिट सिस्टम नहीं? मन जब क्रम से प्राण, हृदय तथा शरीर तथा व्यवहार से दबाव पाता है तब इसे परानुक्रम संज्ञा है। यानी मेरी सांस फूल जाना वो। हाँ, इस तरीके की भी चीजें हैं। मैंने साधन भैया से पूछा था, मैंने भी मार्क किया हुआ है इसके ऊपर कि हमारा मन जो है वो मतलब प्राण से भी प्रभावित है। हाँ। है ना, जो हमारे शरीर में जैसे कुछ इंटॉक्सिकेशन लेते हैं तो कुछ इंटॉक्सिकेशन जो है हमारे प्राण को शिथिल कर देते हैं और कुछ इसको एक्साइट कर देते हैं और उसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आवेश की तमाम स्थितियों में प्राण डिस्टर्ब होता ही है। हाँ, तो वही मन, प्राण का मन के ऊपर दबाव का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्रम करके हृदय, शरीर ऐसे सेपरेट किया है, तो हृदय तो पार्ट ऑफ द शरीर नहीं है? हाँ, हृदय पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द शरीर ही है। तो टिपिकल एक अंग के ऊपर ध्यान दिया है सर? हाँ, मेरे ख्याल से जो हमारा पल्स है वो हृदय के थ्रू ही है, तो उस वजह से बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हृदय के रूप में पहचाना है। एक चीज को अपन सेंसेस के साथ जोड़ लेते हैं। हृदय सेंसेस के द्वारा से हृदय सेंसेस के साथ जुड़कर विषयों का सेवन करने में व्यस्त है। यहाँ शरीर को सेंसेस से जोड़ लेते हैं। अच्छा, इससे मैंने यहाँ पे ये दल्ला लिखा हुआ है ना, बेसिकली मैंने ये क्रम बैठाया हुआ है लिखे हुए के आधार पर ही। मन, प्राण, हृदय और इंद्रियां, तो वहां पे शरीर की जगह मैं इसको सेंसेस पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने भी उन्हीं से ही सुना था इसको। भैया इसमें एक ऐसा ले सकते हैं कि जैसे आहार, निंद्रा, भय, मैथुन जब करते हैं तो हर एक का मतलब हृदय पर एक प्रभाव आता है। जैसे निंद्रा में हृदय की जो धड़कन या पल्सेस है वो कम हो जाता है। भय के टाइम जब हम स्काई डाइविंग या ऐसा कुछ करते हैं उसका तो जो फीलिंग आता है तो वो एकदम हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक बात। तो हर एक में मतलब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उस पर होता ही है शरीर का। तो उसकी जो फीलिंग है उसी में भी मतलब वो चार विषयों में जो जीता है, चार विषयों तो की इसकी इम्पैक्ट शायद उस तरह से लिखी होगी बाबा जी ने। ठीक बात। पढ़े भैया? जी भैया।
व क्रिया मात्र को जानने में जो अपूर्णता है वह रहस्य है। रहस्यता का निवारण मात्र यथार्थ दर्शन से ही है। यथार्थ दर्शन से निश्चय है, अन्यथा अनिश्चयवादी प्रवृत्ति के कारण संशय बना ही रहता है। विवेक व विज्ञान सम्मत विचार तथा क्रिया का परिपूर्ण ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। परिपूर्ण ज्ञान परिभाषा: क्रिया के नियम एवं प्रक्रिया की समझ, क्रिया के नियम एवं प्रक्रिया की समझ, विचार के कारण तथा नियम की समझ को परिपूर्ण ज्ञान संज्ञा है। परिपूर्ण ज्ञान मात्र विज्ञान एवं विवेक के अध्ययन से संपन्न होता है, जिसमें पारंगत होने पर एक से अधिक तक का जीवन सफल होता है। सह-अस्तित्व ज्ञान सम्मत विज्ञान एवं विवेक के अध्ययन से ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होता है। परिपाक: किसी घटना के लिए की गई विविध प्रक्रिया का संयुक्त परिणाम फल ही परिपाक है। पदार्थ, वनस्पति, जीव एवं मानवों में पाई जाने वाली घटनाएं क्रमशः परिणामकृत ऋतुक्रम, विषयक्रम तथा ईक्षणाक्रम से होती है। सापेक्षता दृष्टि, दृश्य और दर्शन के भेद से है। तो पदार्थ में जो घटनाएं हो रही हैं वो परिणामकृत, वनस्पतियों में ऋतुक्रमकृत और जीवों में विषयक्रम और मानवों में ईष्णाक्रम। हाँ, वो ईष्णा ही है। स्थिति और क्रिया मात्र को जानने में जो अपूर्णता है वह रहस्य है। यहाँ पे स्थिति से आशय सत्ता है और क्रिया से आशय प्रकृति है। जी। दृष्टा महत तत्व पुरुष केंद्रीय स्वस्वरूप अधिष्ठान सहज सर्वज्ञ आत्मा, यह सब एक ही की पर्यायवाची संज्ञाएं है। इन सब संज्ञाओं से संबोधित या निर्देशित एक ही तत्व है, वह चैतन्य परमाणु सहज मध्यांश है। प्रकृति में ही भौतिक रासायनिक वस्तु, वनस्पति तथा संवेदना व संज्ञानीयता की प्रेरणा, कल्पना, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रभाव, व्यंजना, क्रांति तथा समाधान जैसी परिपाकात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती है। समस्त पदार्थ परिणाम घटनाक्रम से, समस्त वनस्पति ऋतु घटनाक्रम से, समस्त जीव विषय घटनाक्रम से तथा समस्त मानव जीवन संस्कार घटनाक्रम से व्यस्त है। प्रतिक्रांति से भ्रांति तथा कर्तव्य से शांति है। मध्यस्थ केंद्रीय होने के कारण ही ज्ञान का स्पर्श सर्वतोमुखी समाधान रूप में प्राप्त करता है। आत्मा की मध्यस्थता मात्र व्यवहारिक व वैचारिक एक सूत्रता से प्रमाणित है। विहित प्रवृत्तियों से समाधान तथा अविहित प्रवृत्तियों से समस्या का प्रसव होता है। समाधान से तात्पर्य है विवेक विज्ञान सम्मत विचार व प्रवृत्तियां। विषमता सहित विचार समस्या है, यही क्षोभ है। क्षोभ का तात्पर्य दूसरों के प्रभाव से क्षुब्ध हो जाना ही है अथवा अपने व्यवहार से दूसरों को क्षुब्ध करना ही है।
मोह का तात्पर्य है दूसरों के प्रभाव में स्वयं का खो जाना। रूप, बल एवं बुद्धि का विकास आहार, विहार व व्यवहार की संयमता पर है। लोक सेवन से प्रेम और लोकेशानुभूति यानी सह अस्तित्व में अनुभूति से श्रेय सिद्धियां उपलब्ध होती है। बदलने वाली दृष्टि की अनित्य दृष्टि संज्ञा है। ये प्रिया प्रिय, हिताहित व लाभालाभ दृष्टियां है। न बदलने वाली दृष्टि की नित्य दृष्टि संज्ञा है। ये न्याय, धर्म व सत्य दृष्टियां है। बदलने वाली दृष्टि से क्षोभ होना अनिवार्य एवं स्वाभाविक है। सत्य निरूपण कला की पूर्ण कला तथा इससे भिन्न की अपूर्ण कला संज्ञा है। न्याय से पद, उदारता से धन, दयापूर्वक बल, सच्चरित्रता से रूप तथा विज्ञान व विवेक से बुद्धि, निष्ठा से अध्ययन, कर्तव्य से सेवा, संतोष से तप, स्नेह से लोक, प्रेम से लोकेश, आज्ञा पालन से रोगी एवं बालक की सफलता एवं कल्याण सिद्ध है। सर्व शुभ हो। प्रिय और श्रेय दो शब्द आया है। प्रिय और श्रेय। हाँ। प्रिय मतलब जो इंद्रिय अनुकूल होता है वो प्रिय है। और श्रेय का मतलब जो है जो कि मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता के अर्थ में है, जो मानव का प्रयोजन से संबंधित है। मुझे लगता है हम लोग जैसे चल रहे हैं उसको उसी गहराई से चलना चाहिए, है ना। जितना हो पाए उतना करेंगे, है ना। तीसरा बात कर हो सकता है। दूसरा है, तीसरा भी कर सकते हैं।